हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 3 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि सेट नंबर 3 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। और इससे पहले हम 2 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जो यूटेरिया का जो भी नया प्रैक्टिस सेट आया है, इसका 2 सेट अपलोड कर चुका हूँ और आज आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले हम प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, 15 सेट अपलोड हो चुका है, ठीक है। बाकी उसमें टोटल उसमें कितना 24 को भी जो बचा उसको भी हम डिस्कस कर देंगे, ठीक दोस्त। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, भले हाँ स्पीड को बढ़ाकर कर सकते हैं। टोटल में आप लोग 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 75 में आप कितने स्कोर करते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, ठीक है। और हर क्वेश्चन को पता है कि मैं हर क्वेश्चन को क्या करता हूँ, एक्सप्लेन के साथ समझाता हूँ, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग ने का नहीं है? भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है, तो इसमें बताना है कौन सा कार्य जो भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, पंचायतों का चुनाव करवाना जो है ये भारतीय चुनाव आयोग का काम नहीं। किसका काम है? तो ये जो है राज्य निर्वाचन आयोग का काम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए राष्ट्रपति जो है संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, ठीक है। और इसमें आप लोग पढ़े होंगे बलवंत राय मेहता समिति, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के लिए त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर की संरचना का सिफारिश करने वाले ये पहला समिति था। कौन? तो बलवंत राय मेहता समिति। और एक था LM सिंघवी समिति जो पंचायती राज को संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा की सिफारिश किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही? आपको बताने 4 स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताने इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो आपका सही नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5। पहले क्या कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। 75 में आप कितने लाते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? देखिए अप्रत्यक्ष लिखा हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप से कितने का चुनाव होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 5/6 सदस्यों का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। बाकी 1/6 जो है इसको राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 36वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? तो डेट याद रखिएगा 1975, याद रखिएगा 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य की दर्जा दिया गया था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है कि अशोक मेहता समिति के सिफारिश में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? आपसे पूछा कौन शामिल नहीं था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये शामिल नहीं था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ अशोक मेहता समिति, तो अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो 1977 में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए यहाँ पर देखिए आपको मिलान करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, 8 को आपको मिलान करना है। एक तरफ देखा महाजनपद का नाम, दूसरी तरफ राजधानी दे रखा। पहले यहाँ लिखा हुआ मल्लक, मल्ल लिखा हुआ, तो यहाँ पर इस क्या हो जाएगा? और मल की अगर बात करती हो जाएगा 4, यानी ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4। उसके बाद कम्बोज लिखा हुआ, तो कम्बोज का हो जाएगा हाटक, यानी बी का हो जाएगा आपका, बी का हो जाएगा आपका 2। उसके बाद अस्मक लिखा हुआ, तो अस्मक का हो जाएगा पोटली, यानी हो जाएगा आपका सी का हो जाएगा आपका 1। तो 4 to 1 देखिए किस ऑप्शन इससे काम चलता है कि नहीं। 4 to 1 देखिए एक ही ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर आपका बी, 4 to 1। बाकी आपको 5 और 3 मिला लीजिए। देखिए 4 to 1 किसी और ऑप्शन में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है, निम्नलिखित में कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा,
पतंजलि जो थे ये कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। बाकी अश्वघोष और चरक और नागार्जुन जो थे ये तीनों जो है कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि हिजरी संवत का आरंभ हुआ था तो कैसे हुआ था बताना आपको राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में हिजरी संवत आरंभ हुआ था। तो याद है कि राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ए में लिखा वल्लभाचार्य लिखा, वल्लभाचार्य लिखा, इसका हो जाएगा पुष्टि मार्ग हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। रामानुज की अगर बात करते हैं, रामानुजाचार्य का हो जाएगा आपका विशिष्टाद्वैतवाद, यानी बी का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ए का 2 और बी का 3, ए का 2 और बी का 3। मध्वाचार्य की अगर बात करते हैं द्वैतवाद हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 2 हुआ, उसके बाद 3, उसके बाद 4 होगा, तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 राइट आंसर आपका सी पे जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, किया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कुंवर सिंह, याद रखिए कुंवर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको बताने, यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि कूटों का प्रयोग करके कालानुक्रम आपको बताना है कि कौन सा पहले हुआ था, ठीक है। तो पहला में लिखा बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था, तो 1905 में। दिल्ली से कोलकाता की राजधानी कब बनाया गया था, तो आपको पता होगा 1911 में। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में। मुस्लिम का गठन कब हुआ था, तो 1906 में। तो देखा है तो पहले कौन हो जाएगा, 1 पहले आएगा, 1 के बाद आपका देखिए 1905 के बाद 4, यानी 1 के बाद 4 आएगा, तो 2 ऑप्शन दे रखा है। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद 3, यानी 1 3 1 4 3, तो 1 4 3 यहाँ भी दे रखा 1 4 3, तो 1 4 3 उसके बाद 2 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए देखिए 1 4 3 2, मतलब यहाँ दोनों ऑप्शन में दे रखा, सी में भी लिखा हुआ, डी में भी लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखा तो पहला ही ज़्यादा प्रीफर होगा, अगर दोनों ऑप्शन सेम होंगे तो जो पहला ऑप्शन होता है उसको प्रीफर किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, काकोरी षड्यंत्र केस, याद रखिए काकोरी षड्यंत्र केस, याद रखिए काकोरी कांड हुआ था कब, ये भी याद रखिए, तो 1925 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने दिया था, याद रखिए महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1576 में, याद रखिए 1576 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड्स यहाँ पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है गाँव के शासन को स्वायत्त शासी ने पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, द्रविड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1767-69 में कौन विजय हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हैदर अली इसका राइट आंसर, याद रखिएगा हैदर अली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है निम्नलिखित में किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सर विलियम जोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 डुरंड रेखा किन दो सीमा के बीच है, बताना डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा पर यह बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, याद रखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 का था निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी जब्बलपुर जो है सोन नदी पे, जब्बलपुर जो है सोन नदी पर नहीं बल्कि जब्बलपुर किस नदी पे, ये नर्मदा नदी पे, किस पे है,
तो नर्मदा नदी, बाकी सभी आपके क्या है ऑप्शन सुमेलित है। गोरखपुर राप्ती नदी, लुधियाना सतलज नदी और सूरत क्या हो गया ताप्ती नदी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अर्धचंद्र के समय क्या होता है उत्पन्न होता है। और लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है, अभी आते जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे के लंबवत होगा तब क्या होता है लघु ज्वार भाटा होता है। दीर्घ ज्वार भाटा जब तीनों एक सीध में होते हैं, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तब क्या होता है दीर्घ ज्वार भाटा होता है। ठीक है, चलिए 23 कहता है निम्नलिखित में कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इंद्रावती जो है ये सिंधु की सहायक नदी ने। बाकी झेलम सतलज चेनाब जो है ये सभी के सभी क्या है सिंधु नदी के सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन होता है तो भी याद रखिएगा चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है सिंधु का सबसे बड़ी नदी है, याद रखिए यहाँ पर चिनाब होना चाहिए, चिनाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुका हुआ, तो याद रखिएगा 23.5 डिग्री जो है अपने अक्ष पे क्या हुआ झुका हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है कि दक्कन दर्रा किनके बीच स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दक्षिण और लिटिल यानी लघु अंडमान द्वीप समूह, याद रखिए इसके बीच में दक्कन दर्रा क्या है स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोग इतना मेहनत करते बस एक लाइक तो बनता है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है आपको मैच करना है। तो एक तरफ आदिवासी दे रखा है, दूसरी तरफ अवस्थित दे रखा है कि ये कौन जो है इसे भील कौन से राज्य में पाए जाते हैं। तो भील जो हो जाएगी ये राजस्थान में हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। गोंड की अगर बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद लिम्बुस की अगर बात करते हैं तो ये सिक्किम हो जाएगा, सी का हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा, यानी सी का हो जाएगा 4। तो सी का 4 तो डी का बच गया 1। डी का क्या कोनियाक कहाँ तो 1 नागालैंड। तो 2 3 4 1 देखिए किस ऑप्शन में 2 3 4 1 पहला ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर 2 3 4 1 राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का कारण हुआ, तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर पहला हो जाएगा क्रीटेशियस युग, याद है क्रीटेशियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आप प्यारा सा क्वेश्चन बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहता है कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध, आपको बताना है कांडला जो है निम्न में से किसके लिए ये फेमस है प्रसिद्ध है, ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए फिर आपको आ गया सुमेलित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 30 में फिर आपको क्या करना है सुमेलित करना है। पहला लिखा आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास ए का हो जाएगा संरचनात्मक परिवर्तन, ए का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। बी की अगर बात करते हैं आर्थिक वृद्धि की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद समपोषित विकास की अगर बात करते हैं तो सी का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और उसके बाद डी का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 1 2 3 4 1 2 3 तो देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर 4 1 2 3 राइट आंसर आपके यहाँ पे डी पे जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। आर्थिक विकास जो है सामान्यतः युग्मित होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अस्फीति के साथ, याद रखिए अस्फीति के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है यदि एक दी गई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए
तो वास्तविक आय क्या होगा? तो याद रखिएगा वास्तविक आय जो है कभी भी चेंज नहीं करता है, वह अपरिवर्तित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33। पृथ्वी के आंतरिक पर जिसको नीफे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नीफे। नीफे समझिए यहाँ पर, तो निकेल हो जाएगा और क्या हो गया? आयरन हो गया। नीफे के निर्माण में किन तत्वों का प्रचुर मात्रा? देखिए इसके नाम में ही छिपा हुआ है नीफे। नीफे का मतलब हो गया निकेल, और उसके बाद हो गया आपके एफ से मतलब क्या हो गया? एक तरह से आयरन समझिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी होगा। एक होता है सीमा। सीमा थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, सीमा, सीमा का मतलब यहाँ पे सिलिकॉन समझिए। आई एम ए से समझ, थोड़ा सा मैग्नीशियम दिमाग में रखें, यानी सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, यानी सीमा में क्या होता है? सिलिकॉन होता है और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, यानी अर्थ को एक तरह से बोला है तो तीन भागों में विभक्त किया गया है। तो ऊपर वालों को क्या बोलते हैं? तो भूपर पट्टी या भूपर पट्टी, भूपटल बोला जाता है या भूपट्टी बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है? सीमा होता है। ये सीमा हो गया। सबसे नीचे वाला क्या होता है? कोर होता है। तो यहीं पर क्या होता है? निकल और आयरन होता है। सीमा में क्या होता है? तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त सेशन को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, WM डेविस। याद रखिए WM डेविस जो है 1899 ईस्वी में भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? ये बताइए किस द्वीप के समांतर है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाए, जावा इसका राइट आंसर हो। याद रखिएगा जावा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप के समानांतर सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है, और यह हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी गहराई कितना है? 7,725 मीटर इसकी क्या है? गहराई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान पूछा कि कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा भारत का स्थान दूध उत्पादन में पहला स्थान है। याद रखिएगा पहला स्थान है। ये पूरे विश्व का जितना दूध होता है उसका 23% अकेले भारत क्या करता है? उत्पादन करता है। दूसरे स्थान की बात करें तो अमेरिका आ जाएगा, और तीसरे स्थान की बात किया है तो पाकिस्तान आता है। याद रखिएगा दोस्त। चलिए सेशन को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। याद रखिए उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा शुरू किया गया। और कब इसको शुरू किया गया? तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2023 को इसको शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए और इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना के तहत अनाथ, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफेद बौने तारे का पता लगाया गया, जिसका नाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जानूस इसका राइट। याद रखिए जानूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आकाशगंगा में सिंगल तारा मंडल में मौजूद एवं पृथ्वी के लगभग 1300 प्रकाश वर्ष दूर इस बौने तारे का पता लगाया गया, जिसे जानूस नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राज सुब्रमण्यम। याद रखिए राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान आपसे पूछा है कि भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 85वां इसका स्थान है। अगर आपसे पूछा कि पहले स्थान पर कौन है? तो सिंगापुर। याद रखिए पहले स्थान पर कौन है? तो सिंगापुर है। दूसरे पर कौन है? जर्मनी। और तीसरे पर कौन है? तो जापान। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है कि ई सारस मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय। याद रखिए केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा 4 जुलाई 2023 को, याद रखिए 2023 को इसको लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 कहता है कि हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। तो आपको बताना है किस राज्य का? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, केरल का। याद रखिएगा केरल का। ठीक है दोस्त, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि केरल के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है कि हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी भारत ने जीता। किसको हराकर? तो याद रखिए पाकिस्तान को हराकर। अगर महिला की बात करें तो महिला भी जो है महिला एशिया कप जो जीती है तो भी भारत ही जीती। किसको हराकर? तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया को हराकर जीती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है कि बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 70,000 करोड़ जो है आवंटित की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है कि हाल ही में आए चक्रवात तूफान जिसको बोलते हैं बिपरजॉय का नामकरण जो है किस देश ने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था। अच्छा, ये आया था कहाँ ये तूफान? तो याद रखिए गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, यानी पश्चिम में आया था तो गुजरात हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद राजस्थान, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 कहता है कि नव निर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 28 मई 2023 को। याद रखिएगा 28 मई 2023 को निर्मित किया गया है। इसका डिजाइन किसने किया था? तो बिमल पटेल ने। याद रखिए बिमल पटेल ने इसका डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 का था कि अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कहाँ है? तो लंदन इसका राइट आंसर हो। याद रखिए लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात किया, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1948 को, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है कि केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए किस वर्ष किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1949 में। याद रखिए 1949 में। अगर ये पूछता आपसे कि कुटीर उद्योग का बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिए वो भी 1949 हो जाएगा। 1900 आपका क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। लगी आपसे पूछा है कि लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, तो भी याद रखिए 1954 में। ठीक है, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड का तो 1953 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 कहता है कि विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 19 सितंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को, याद रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। तो ये सब फैक्ट कुछ याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी इसके राइट आंसर। याद रखिए माखनलाल चतुर्वेदी जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था, तो देविका रानी को। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार आपसे पूछा गया शंकर कुरूप को दिया गया था, शंकर कुरूप हो जाएगा। सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को। अगर व्यास सम्मान पूछेगा तो रामविलास शर्मा को दिया गया था। अगर आपसे पूछेगा मूर्ति देवी पुरस्कार किसको दिया गया था, तो सी के नागराज को दिया गया था। ठीक है, चलिए तो ये सब फैक्ट याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 का था कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन का जो हेडलाइट होता है में बल्ब रखा जाता है, आपको बताना है उसका काम क्या है, किसके बीच में रखा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, परावर्तक फोकस के बहुत करीब रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे टॉर्च कह रहा, सर्च लाइट कह रहा और वाहनों का हेडलाइट कह रहा, इसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक होता है साइड मिरर, एक होता है साइड मिरर जो पीछे की ओर देखने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब और सीधा दिखाई देता है, इसलिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है कि 10 की घात के रूप में टेरा का मान आपको बताना है कि टेरा का मान कितना होता है, तो 10 टू द पावर 12 होता है। याद रखिए 10 टू द पावर 12 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए 10 टू द पावर क्या लिखा हो -15 लिखा हो, इसका होता है फेटो होता है। क्या होता है? फेटो होता है। अगर 10 टू द पावर -12 होता है तो इसको बोलते हैं पिको बोलते हैं। और यहाँ पर 10 टू द पावर अगर 18 लिखा हुआ इसका मतलब होता है एक्सा। ठीक है, तो ये सब फैक्ट जो है उसके बाद पे 10 टू द पावर 12 लिखा हुआ इसका मतलब होता है टेरा होता है। ठीक है, तो याद रखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका
क्या हो जाएगा 52 का राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। देखिए पहले मायोपिया दे रखा है, तो मायोपिया में क्या होता है अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। हाइपरमेट्रिया में क्या होता है तो उत्तल लेंस का उपयोग किया, तो पहले अवतल उसके बाद उत्तल होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका पहला ही दिख रहा है, पहले अवतल उसके बाद उत्तल लिखा हुआ था। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसका वजन आपको बताना है। तो वजन यानी W = फॉर्मूला क्या होता है तो mg होता है। m कितना दे रखा है 2, g का मान कितना 9.8 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई तो 8 दूना 16, 9 दूना 18, 19 यानी 19.6 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता, तो किस पे निर्भर नहीं करता ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा वस्तु के प्रारंभिक वेग पे। याद रखिए वस्तु के प्रारंभिक वेग पे जो है किसी वस्तु के द्वारा किए कार्य पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो। कार्य क्या याद रखिए, कार्य जो होता है एक अदिश राशि होता है जिसका मात्रक होता है जूल, ये भी याद रखिएगा। अब 1 जूल बराबर कहीं के लिखा हुआ आपको मिलेगा, 1 जूल बराबर कहीं कहीं न्यूटन मीटर भी मिलेगा, तो याद रखिएगा ये सब फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करता है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव। वो क्या करता है अल्ट्रासोनिक वेव क्या करता है छोड़ता है, जिसकी वजह से क्या करता है वह उड़ता है। वो आंख से नहीं देख सकता, वो अल्ट्रा वायलेट रेस से क्या होता है देखता है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है कि उष्मा के अच्छे अवशोषक क्या होते हैं, तो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। जो उष्मा का अच्छे अवशोषक होता है वह उष्मा का अच्छे क्या होते हैं उत्सर्जक भी होता है। यानी किरचॉफ्स के विकिरण नियम के अनुसार किसी दिए गए तापमान पर किसी पिंड के अवशोषक का गुणांक जो है उसके उत्सर्जन के गुणांक के क्या होता है बराबर होता है। इसलिए उष्मा के जो अच्छे अवशोषक होते हैं उष्मा के अच्छे क्या होते हैं उत्सर्जक भी होते हैं। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना। पहला लिखा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है, तो ए का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बी की बात करते हैं तो ताप का मात्रक क्या होता है केल्विन होता है, तो 1 हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है, तो सी का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और डी का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 3 1 2 4 3 1 2 4, तो राइट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्रधान क्वांटम संख्या को मान दर्शाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ओजोन परत सूर्य से औरत किरणों विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुँचने देता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या आपका गलत है, तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है फ्लोरोसिस यानी अस्थि रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो बताइए यहाँ पर 61 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पानी में फ्लोराइड। याद रखिए पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण क्या होता है अस्थि रोग यानी हड्डी में रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा बेकेलाइट क्या आपका थर्मोसेटिंग बहुलक है। ये बनता कैसे, तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के मिक्सअप से बनता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है निम्नलिखित में कौन अपचायक शर्करा है। अपचायक शर्करा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सुक्रोज इसका राइट आंसर। याद देखिए सुक्रोज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है फेनोनेप्थिलीन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय मिलियनों में कैसा होता है। अम्लीय और क्षारीय दोनों में पूछा जा रहा है। तो अम्लीय में क्या होता है रंगहीन होता है, तो रंगहीन पहले दे रखा आपका डी में, और उसके बाद क्षारीय में क्या होता है तो गुलाबी होता है। तो याद रखिए आप 10th क्लास का अगर एसिड बेस क्षार अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को आइडिया होगा किसका आंसर क्या होगा। चलिए आप प्यारा सा क्वेश्चन बताइए 65 गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए। यह इंगित करता है, ये क्या इंगित करता है
यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यह एक भौतिक परिवर्तन क्योंकि विभिन्न रासायनिक संघटक और गुणक से युग्म में कोई नया पदार्थ नहीं बना। इस प्रक्रिया के दौरान केवल पदार्थ की स्थिति बदलती है और इसे उल्टा किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है कि वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालक नहीं होते हैं वह क्या कहलाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। उसे अधातु कहते हैं, लेकिन ग्रेफाइट क्या है कि एक्सेप्शन केस में आता है। ग्रेफाइट क्या धातु होता है, लेकिन धातु होते हुए विद्युत और उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 कहता है दो नोट्स, ये प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है, दो नोट्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को क्या कहते हैं। जैसे प्लांट हो गया तो प्लांट्स में जो निकला होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, ये पॉइंट इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनोड कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 67 का आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है जूट पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है। जूट जो है पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये तना से प्राप्त किया जाता है। याद रखिए तना से प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रयोग रस्सी, बोरा आदि बनाने में किया जाता है। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब तक बेल आइकन प्रेस नहीं होगा जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेगा, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं। बताइए बीज और फल जो किसके द्वारा बनते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है। अब बीजांड से क्या बनता है, तो बीज बताने सीड बनते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है कि ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं। ब्रेड जो होता है उसमें छिद्र किस गैस के निकलने से होता है, बिल्कुल जी प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर। याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं। देखिए प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा प्रोटीन और लिपिड का निर्माण। देखिए अब एपोडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो टाइप का होता है, एक होता है रफ होता है, दूसरा होता है स्मूथ। रफ यानी खुरदरी इसको बोलते हैं। तो रफ वाला क्या करता है, रफ वाला प्रोटीन का निर्माण करता है, और जो चिकनी जो स्मूथ होता है वह लिपिड का निर्माण करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एपोडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दो टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पर सीधा से लिखा है कि प्रोटीन और लिपिड किससे बनता है, तो यहाँ आंसर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यानी यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया लिखे इसको क्या बोलते हैं, कोशिका के इसको पावर हाउस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 कहता है कि HIV एड्स रोग नहीं फैलाता। क्या नहीं फैलाता, HIV एड्स रोग नहीं फैलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, मच्छर के काटने से ये रोग नहीं फैलता। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। बताइए प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा रोग होता है, तो जो मलेरिया होता है ना, मलेरिया बुखार जो भी, तो मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ द्वारा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, विटामिन ए का जो निर्माण है हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का क्या होता है, कैल्सीफेरोल, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कमेंट्स में बताइए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। ये रहा आज का लास्ट प्रश्न है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन कौन सा, यानी कहने का मतलब इससे कौन सा हार्मोन उत्तेजित करने वाला है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा TSH,
TSH इसका राइट आंसर हो, जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहा जाता है। TSH का पूरा नाम होता है। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन जो जीएस पेपर का है हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूं, और उम्मीद करता हूं कि सेशन आप लोग को बेहद पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, थोड़ा सा भी इस चैनल से अगर आप लोग को लगता है कि नहीं चैनल से हमको फायदा हो रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिए, क्योंकि उन लोग को भी पता चले कि इस चैनल पे किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त, और मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।